जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत एक बार फिर आप लोगों का उज्जवल परिवार में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। आप लोगों के बीच में मैं एक नई फैकल्टी, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी, बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे आप लोगों की, सर जनरल साइंस के हमारे टॉपिक नहीं हो रहे हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों के बीच में एक नई फैकल्टी, बहुत बेहतरीन फैकल्टी, बहुत ही बढ़िया सुलझे हुए इंसान और बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर जो हमारे सर हैं, वीडी यादव सर जी का भी मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर। ये हमारे को जनरल साइंस कराएंगे, ये आप लोगों को जनरल साइंस कराएंगे। तो दोस्तों, मैं दोबारा से आप लोगों का और वीडी सर का उज्जवल परिवार में, उज्जवल परिवार के साथ जुड़ने पर दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू। अभी सर आप क्या कराएंगे आज? आज मैं बायोलॉजी का टॉपिक बायोलॉजी का कराएंगे। तो सर एक बार बताएंगे बायोलॉजी का क्या महत्व रहेगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के लिए, तो क्या महत्व रहेगा इसका? सर जनरल साइंस की अगर पूरी बात करें तो जनरल साइंस 10 से 12 नंबर की होने वाली है। ठीक है, इसका पोर्शन 15 नंबर तक जा सकता है और जो मिनिमम बात करें तो 12 नंबर तक रहेगा। उसमें बायोलॉजी का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का तीनों का अहम रोल है। हम एक को भी नहीं कह सकते कि केमिस्ट्री कम नंबर की आएगी या बायोलॉजी ज़्यादा नंबर की आएगी, तीनों का इक्वल पोर्शन रहेगा। और बायोलॉजी की क्लास में क्या होता है कि जो रिपीटेशन के क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब बार बार एग्जाम में जो आते हैं, वो ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता उनके अंदर। और ये बायोलॉजी की क्लास जो है आप मतलब नंबर दिलाएगी पूरे आपको। ठीक है, और 12 से 13 नंबर या 15 नंबर की जो साइंस आएगी, अगर आप 15 में से लगभग 14 नंबर और 13 नंबर करते हो तो आपके 80 प्लस या 85 प्लस जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है कि जनरल साइंस के क्वेश्चनों को हम ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई ये साइंस तो होने वाली नहीं है, जीके को तैयार कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, मैथ कर लेते हैं, और क्या होता है कि हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। जो बच्चा 1 या 2 नंबर से रह गया और वो मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जनरल साइंस जिसने नहीं पढ़ी वो सिलेक्शन में रह गया, ये छोटी बात है। ओके सर, थैंक यू। देखो दोस्तों, सर ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे एक बात बताई है, गुप्त बात बताई है ये, कि लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, रीजनिंग की तरफ, मैथ की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं बजाय जनरल साइंस के। तो इन्होंने जो बात बताई है बड़ा महत्व रखेगी कि भाई 15 नंबर की आने वाली है या 12 नंबर की आने वाली, उसमें भी पोर्शन बन जाएंगे। वो सारी की सारी बातें, वो सारे के सारे टॉपिक सर आपको यहाँ पे कराएंगे। और हमारे उज्जवल परिवार की तरफ से एक बेहतरीन कोशिश रहेगी कि हम आपका विशेष तौर पे जो दिल्ली पुलिस की अब हम ये तैयारी लेके चल रहे हैं, उसमें आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो मैं सर से जो आपको जानकारी मिली, सर ने आपको जानकारी दी, और सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपनी आज पहली क्लास हमारे को दे करके जाएंगे। और आप लोगों के देखिए, इस क्लास के ऊपर मुझे कमेंट्स ज़रूर चाहिए कि सर ने कैसा कराया है, कैसा आपको समझ में आया है। और बाकी बड़ी जल्दी हो सकता है कि कोई न्यूज़ आ जाए कि भाई सेंटर कब ओपन हो रहे हैं, कैसे, लेकिन हम सेंटर ओपन हो ना हो, हम आपके बीच में बने रहेंगे सब सब्जेक्टों के साथ है। तो मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं उज्जवल परिवार में, और साथ ही वीडी सर का धन्यवाद देता हूं कि वो हमसे जुड़े। थैंक यू सर, प्लीज़ कैरी ऑन। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों, मैं वीडी यादव आप सभी का उज्जवल कोचिंग सेंटर अकोदा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जनरल साइंस की, जैसे हेमंत सर ने आपको बताया कि जनरल साइंस की मैं पहली क्लास लेके आया हूँ, और उस क्लास में बायोलॉजी का मैं टॉपिक पे अध्ययन करूँगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक तो हो गया हार्ट और एक हो गया ब्लड। हार्ट हो गया, एक हो गया ब्लड हो गया। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हार्ट का क्या काम करता है। अपने पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है, मतलब रक्त को विभिन्न हिस्सों में कौन भेजता है? हार्ट भेजता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये किस व्यक्ति ने बताया था, कि किसी न किसी ने तो बताया होगा कि हार्ट क्या करता है? परिसंचरण करता है। ठीक है, किसने बताया कि हार्ट क्या करता है? सर्कुलेटरी मतलब परिसंचरण करता है रक्त का। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? इसका आंसर आपको देना है कि विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ये विलियम हार्वे भाई साहब ने बताया कि रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हार्ट करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब हार्ट तो एक जगह पे स्थित होता है, ठीक है, वहीं से क्या करता है? रक्त का परिसंचरण करता है।
अब हार्ट खुद तो चल के जाता नहीं कि सभी हिस्सों के पास कि भाई आप भी ब्लड ले लो, आप भी रक्त ले लो। ये क्या करता है, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है, रक्त नलिकाओं से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और उन रक्त नलिकाओं या रक्त वाहिनियों के द्वारा क्या होता है, रक्त विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है, ठीक है। तो मैं डायग्राम के द्वारा हर चीज़ का आपको सामने बताऊंगा कि कैसे पहुंचता है, क्या होता है, ठीक है। हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, हार्ट डेज कब बनाते हैं, पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, विश्व में किसने किया था, पहला मरीज कौन था जिसका हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, ठीक है। किडनी का किसने किया था, लीवर का किसने किया था, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो डिस्कस करते हैं हार्ट के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि हार्ट का जो शेप होता है वो एक बीन टाइप में होता है। बीन मतलब गेहूं के आकार का होता है। अगर पेपर में पर्सन पूछ ले कि हार्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एक गेहूं के आकार का होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आजकल आप करते हो कि ऐसा कुछ हार्ट दिखाई देता है आपको, ठीक है। ये सब जो हार्ट है वो फिल्मी है, फिल्मी दुनिया तक ही सीमित रहता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम 2 लाइन और मार देते हैं इसके अंदर, तो इसके कितने बन गए, इसमें 2 चैम्बर हो गए। मतलब अपने हार्ट में कितना होता है, 4 चैम्बर होते हैं, और इस हार्ट में कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर है, ठीक है। तो ये तो वैसे गलत हो गया, समझ गए। तो अपना जो हार्ट की जो शेप होती है वो किस टाइप की होती है कि बीन टाइप की होती है, गेहूं के आकार की होती है। तो ध्यान से देखो एक बार, मैंने कुछ ऐसा बना दिया गेहूं के आकार का। ये अपना क्या है, हार्ट है, ठीक है। और बीच में से मैंने इसमें लाइन खींच दी है। इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो लाइन मैंने खींची है कि कौन, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेप्टम बोलते हैं, बाद में डिस्कस करूंगा। अब मैं आपकी साइड खड़ा हूं, मेरा जो लेफ्ट पोर्शन है वो क्या हो गया, ये हिस्सा हो गया लेफ्ट हेमिस्फेयर, मतलब लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया राइट वाला हिस्सा हो गया, समझ गए। मतलब इस साइड में खड़ा हूं तो ये लेफ्ट हेमिस्फेयर हो गया और ये हो गया राइट हेमिस्फेयर। मतलब हार्ट को 2 भागों में बांट दिया, लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये लेफ्ट हिस्सा होता है, इसमें ध्यान करना, इसमें हार्ट के अंदर प्योर ब्लड आता है। प्योर मतलब शुद्ध रक्त हार्ट के कौन से हिस्से में आता है, लेफ्ट वाले हिस्से में आता है, लेफ्ट वाले हिस्से में। जो अपना प्योर ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वाले हिस्से में। और ध्यान रखना जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर मतलब अशुद्ध रक्त जो होता है वो आता है राइट वाले हिस्से में। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जो लेफ्ट मैंने लिखा है ये राइट होना था, क्योंकि हम कॉपी में ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखना कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं हार्ट को आपकी तरफ शो कर रहा हूँ, तो ये कौन सा हो गया, मेरा ये हाथ कौन सा है, ये लेफ्ट वाला हाथ है तो लेफ्ट वाला हिस्सा है, और ये राइट वाला हैंड है तो कौन सा है, राइट वाला हिस्सा है। उसके बाद बात करते हैं प्योर ब्लड, मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या कहते हैं, हम प्योर ब्लड कहते हैं। और ऐसा रक्त जिसमें बिना ऑक्सीजन का हो, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसे क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके ऊपर पर्सन आते हैं कि जो प्योर ब्लड होता है, अपना जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका होता है रेड। मतलब हम क्या करते हैं कि हम अगर पर्सन पूछे अपने से कि भाई रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, सही बात है, लगभग लाल ही होता है। लेकिन ध्यान करना जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर, उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करूं, मतलब इस जो हिस्सा है इसमें आएगा रेड मतलब प्योर ब्लड, और इस हिस्से में क्या आएगा, इम्प्योर ब्लड। इतना आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ नोट करना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रफ कर रहा हूं इस चीज को। आगे बात करते हैं। अब हार्ट में आप सबको पता है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो इनको 4 हिस्सों में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और आपको दिख रहा होगा मैंने जो बड़ा ऊपर वाला जो पोर्शन है बड़ा बनाया है और नीचे वाला पोर्शन छोटा बनाया है, ठीक है। इसी तरह आपको करना है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं आलिंद,
ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं आलिंद, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्ट्रिकल, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं निलय, उसे क्या बोलते हैं, निलय। मतलब ये भी आलिंद है, ये भी आलिंद है, ये निलय है और ये भी निलय है। अब साइड के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं कि ये लेफ्ट ऑर्ट्रिकल है, मतलब इसे बोल दिया मैं बाया आलिंद, और इसे क्या कह दिया मैंने, इसे कह दिया दाया आलिंद, दाया आलिंद, ठीक है। इस हिस्से को क्या कह दिया मैंने, बाया निलय, और इसे क्या कह दिया, इसको मैं कह दूंगा राइट या दाया निलय। निलय को इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल और ओलिंद को कहते हैं हम ऑर्टिकल। इतना आप समझ चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो ये हार्ट है, इस हार्ट के चारों ओर, इस हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है, ठीक है। इस हार्ट के चारों ओर क्या होती है, एक झिल्ली होती है, और उस झिल्ली का क्या नाम है। तो हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को बोलते हैं पैराकार्डियल मेम्ब्रेन्स, पैराकार्डियल मेम्ब्रेन्स। हार्ट की चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे बोलते हैं पैराकार्डियल मेम्ब्रेन्स। अगर और डिटेल में डिस्कस करूं मैं तो जो पैराकार्डियल मेम्ब्रेन्स है ये 3 लेयर की होती है। मतलब यहाँ पे देखो एक बार कि ये पहली लेयर हो गई, इसके बाद ये बीच वाली लेयर हो गई, और ये हो गई सबसे इनर लेयर, ठीक है। मतलब जो इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाली लाइन होती है, जो लास्ट वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, जो ये अपनी पैराकार्डियल मेम्ब्रेन जो होती है, सबसे जो इनर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, इंडोकार्डियल। जो लास्ट वाली होती है उसे बोलते हैं एपिकार्डियल, ठीक है, एपिकार्डियल। और जो बीच वाली होती है उसे बोलते हैं मायोकार्डियल, मायोकार्डियल। 3 लेयरों से बना होता है पैराकार्डियल झिल्ली। सबसे इनर जो होती है इंडोकार्डियम, ठीक है, बीच वाली मायोकार्डियम, और जो आउटर जो होती है एपिकार्डियम, ठीक है। अब पर्सन आपसे डिटेल में पूछेगा एक कि जो पैराकार्डियल होती है, पैराकार्डियल की सबसे मोटी झिल्ली कौन सी होती है, और पैराकार्डियल की सबसे मोटी झिल्ली होती है मायोकार्डियम। इस चीज़ को मैं स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे मोटी झिल्ली कौन सी होती है, मायोकार्डियम, ठीक है। अब एक पर्सन मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूँ कि जो पैराकार्डियल फ्लूइड जो होता है, मतलब पैराकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, वो क्या करता है, जैसे हम कई बार गिर जाते हैं एकदम से तो वो हार्ट तक दबाव जाने से रोकता है, ठीक है। तो आपसे पर्सन पूछेगा कि पैराकार्डियल फ्लूइड किस झिल्ली के बीच होता है, तो ध्यान रखना जो पहले इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, मतलब इस झिल्ली के बीच क्या भरा रहता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, पैराकार्डियल फ्लूइड होता है। इस लेवल तक आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ इतना ध्यान करोगे कि हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली होती है इसे क्या कहते हैं, पैराकार्डियल झिल्ली। इसकी 3 लेयर होती है, पहली इनर जो होती है इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अगर मैं वैसे पर्सन पूछ लूँ, आपसे डिस्कस कर लेता हूँ हार्ट के साथ साथ कि जो अपने जो लंग्स होते हैं, लंग्स मतलब फेफड़े, लंग्स से फेफड़ों के चारों ओर जो झिल्ली होती है, फेफड़ों के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है पल्लूवेरा मेम्ब्रेन्स, पल्लूवेरा मेम्ब्रेन्स या पल्लूवेरा झिल्ली, ठीक है। उसके बाद आपसे एक पर्सन पूछ लेगा कि जो अपनी बोन होती है, बोन मतलब हड्डी, अपनी जो बोन होती है, बोन हड्डी के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है, तो इसके चारों ओर होती है पैराओस्टियल। कौन सी होती है, पैराओस्टियल, पैराओस्टियल झिल्ली, ठीक है, पैराओस्टियल। इसको इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, सेम ही होता है। उसके बाद आपसे वैसे पर्सन पूछ ले कि जो अपनी जो आंत होती है, आंत, ठीक है, आंत के चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है, आंतों के चारों ओर, तो यहाँ पे आप आंसर करोगे पैराटोनियम झिल्ली। कौन सी होती है, पैराटोनियम झिल्ली। इतना आप समझ गए। ये पर्सन वो है जो मैं आपको बोन पढ़ाऊंगा, जब डिस्कस करूंगा बिल्कुल डिटेल के अंदर कि इनकी कौन कौन सी लेयर होती है। जब मैं आपको लंग्स पढ़ाऊंगा, जब और डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्ट पढ़ रहे हैं। वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, मैंने बताया कि जो ये कौन सा है, बाया आलिंद है, ठीक है, बाया निलय है, ठीक है। ये कौन सा है, ये दाया निलय है और ये दाया आलिंद है। इतना आप समझ गए।
इस हिस्से में क्या आता है, प्योर ब्लड आता है, और इस हिस्से में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है। अब देखो ध्यान से, इसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसे क्या बोलते हैं, पैराकार्डियल झिल्ली कहते हैं। अब अपना एक अंग होता है, यहाँ पे एक अंग लगा लो कि ये क्या है, फेफड़े, ये क्या है, फेफड़ा है, लंग्स है, ठीक है। और इस फेफड़ों के अंदर वायु कोष्ठक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। तो इन फेफड़ों से, ठीक है, इन फेफड़ों से एक क्या जुड़ी होती है, रक्त नलिका जुड़ी हुई होती है, और कहाँ तक आती है वो आती है बाया आलिंद के अंदर, ठीक है। मतलब फेफड़ों से ब्लड को लेके आती है, और उस ब्लड के अंदर क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है, क्योंकि अपना फेफड़ों का काम क्या है, ऑक्सीजन जाती है, हम मुंह के द्वारा सांस लेते हैं, तो रक्त जो फेफड़ों में आता है वो ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है रक्त के अंदर, और वो कहाँ पे पहुंच गया, बाया आलिंद के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है पेपर के अंदर कि शुद्ध रक्त, मैंने बताया कि जिस रक्त में ऑक्सीजन घुल गई वो कैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले प्योर ब्लड हार्ट के कौन से हिस्से में आता है, आप देख के बता सकते हो कौन से में, बाया आलिंद के अंदर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या भर गया, ये सारा का सारा क्या है, प्योर ब्लड है, ठीक है, ये सारा क्या है, प्योर ब्लड है। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि ब्लड से विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए रक्त वाहिनियां होती है, उनको एक बार और डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। रक्त वाहिनियां जो होती है, ब्लड वेसल जो होती है, वो दो होती है, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, धमनी, जिसे हम ऑर्टरी कहते हैं, ठीक है, और एक होती है सिरा, जिसे हम क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं। धमनी और सिरा, धमनियों का काम क्या होता है, धमनी क्या करती है, हार्ट से शुद्ध रक्त ले जाती कहाँ पर, शरीर के विभिन्न हिस्सों में, मतलब प्योर ब्लड को हार्ट के पास से लेकर कहाँ पहुँचाती, शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाती है। मतलब धमनी क्या करेगी, शुद्ध रक्त लेके जाएगी किसके पास से, हार्ट के पास से, और कहाँ ले जाएगी, शरीर के विभिन्न हिस्सों में, ठीक है। प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद सिरा क्या करती है, सिरा क्या करती है, जब शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त गया, वहाँ पे मैं बताता हूँ कि कोश के श्वसन होगा, कोश के श्वसन में क्या होगा, CO2 ब्लड में मिल जाएगी। अब जो CO2 युक्त रक्त है, या मैं बोल दूं इम्प्योर ब्लड है, या मैं कह दूं कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो अशुद्ध रक्त को सिराएं क्या करती है, हार्ट के पास लेके आती हैं। इतना आप समझ गए। बाकी कई प्रकार की होती है, महाधमनी, ठीक है, धमनिकाएं, सर से कौन सा लेके जाती है, टांगों में कौन सी धमनी लेके जाती है, लीवर के पास कौन सी लेके जाती है, सारी चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक नलिका जुड़ी हुई होती है फेफड़ों से, वो कहाँ पे हार्ट मतलब ब्लड को लेके आती है, बाया आलिंद के अंदर। अब यहाँ पे रक्त भर गया, अब यहाँ पे एक लगा रहता है वाल। अब एक पर्सन आपने देखा होगा कि अपने हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर अलग चीज होता है, और अपने हार्ट के अंदर कितने वाल होते हैं, तो वाल भी 4 ही होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं, एक यहाँ पे एक वाल जुड़ा होता है, और इसे बोलते हैं बाइक्यूप्सिड वॉल, बाइक्यूप्सिड वॉल, द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो प्योर ब्लड भरा होता है, अब हार्ट क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। कभी संकुचित होता है, कभी फैलता है। वो क्यों होता है, जैसे संकुचित होगा, ठीक है तो ये ब्लड किस में आ जाएगा, बाया निलय के अंदर आ गया, ठीक है। ये भी क्या है, प्योर ब्लड है। अब इतना आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से क्या होता है, एक नलिका निकली हुई होती है, ठीक है। यहाँ से एक नलिका निकली हुई होती है, और वो नलिका क्या करती है, जैसे ऑर्गन्स में पहुँचती है, जैसे उत्तकों में पहुँचती है, मतलब यहाँ पे पहुँच गई है अंगों में, अंग से कहाँ पहुँच गई, टिश्यू के अंदर, ठीक है, टिश्यू में पहुँच गई, जिसे हम हिंदी में उत्तक बोलते हैं। उत्तकों से कहाँ पहुँच गई, सेल के अंदर पहुँच गई, ठीक है, कोशिकाओं में पहुँच गई। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि टिश्यू के हद्दन को क्या कहते हैं, और कोशिका सेल के हद्दन को क्या कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ से ब्लड जो है, इस नलिका से प्योर ब्लड यहाँ आया, कहाँ गया, अंग में गया, फिर टिश्यू में गया, फिर कहाँ गया, सेल में गया, ठीक है। अब सेल में जाते क्या होगा, सेल में जाते कोशिका है, कोशिका में क्या होगा, कोशिकीय श्वसन होगा, ठीक है। अब कोशिकीय श्वसन हुआ, क्योंकि सेल अपने शरीर के अंदर क्या है, हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, ठीक है।
ग्लूकोज अपने शरीर के अंदर होता है C6H12O6 और उस ग्लूकोज से क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, ठीक है, उससे क्या उस आपस में क्या मिले, ऑक्सीजन मिली। अब ये क्या बना दिया, ये बना दिया 6CO2 6H2O और साथ ही में क्या बना दी, ATP, मतलब हम इसको ऊर्जा बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन किसके साथ मिली, ग्लूकोज के साथ मिली, तो क्या बना दिया CO2 H2O और ATP, मतलब एनर्जी 686 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी बनती है, इतना आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, अब ये क्या बन गया, CO2, मतलब ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया। जैसे ही कोशिकीय श्वसन होता है तो ब्लड क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। अब जो धमनी होती है, मतलब ये जो धमनी है इसको प्योर ब्लड को लेके आ गई यहाँ तक। अब क्या हुआ, अब सेल से वापस ब्लड कहाँ पे जाएगा, सेल से वापस ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, हार्ट के पास जा रहा है। और ये काम किसका होता है, सिराओं का होता है। मैंने आपको बताया कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास कौन लेके आता है, सिराएं लेके आती है, वेंस लेके आती है। मैं बताऊंगा कि ये कौन सी सिरा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। पहले इस जो सारी संरचना चल रही है उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। ये सेल से कौन सा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ गया। और ये कौन से हिस्से में आया, इसको क्या कहते हैं, दाया आलिंद, इस हिस्से में आके ब्लड भर गया है, ठीक है। सारा का सारा इम्प्योर ब्लड इसमें आ गया, ठीक है। अब ये ब्लड के यहीं भरा रहेगा। अब यहाँ पे भी एक वोल्व जुड़ा हुआ होता है और उसे बोलते हैं ट्राइक्यूपिड वोल्व या त्रिदलीय कपाट। उसे क्या बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट। जैसे हार्ट, ठीक है, जैसे हम सिस्टोल बोलते हैं, वैसे तो मैं बताऊंगा सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, ठीक है। जैसे हार्ट संकुचित होता है, ठीक है, और ये जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड इस हिस्से में पहुंच जाता है, ठीक है, इस हिस्से में इम्प्योर ब्लड आ गया। अब क्या होता है, यहां से एक नलिका जुड़ी हुई होती है यहां से, ठीक है, और ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को अब किसके पास ले गई, दोबारा से किसके पास ले गई, फेफड़ों के पास। अब फेफड़ों ने क्या किया, इम्प्योर ब्लड फेफड़ों के पास आया, ठीक है। अब फेफड़े क्या करेंगे, जो CO2 रहेगी ब्लड की उसको तो क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको किस में मिला देंगे, ब्लड के अंदर मिला देंगे, ठीक है। और जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली, ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। और प्योर ब्लड वापस कहाँ पे आ जाएगा, बाया आलिंद के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आने के बाद ये बाइक्यूपिड वोल है, द्विदलीय कपाट है, इस हिस्से में पहुंच गया। इससे कहाँ जाएगा, ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में, अंगों में, टिश्यू में, सेल में जाके क्या होगा, कोशिकीय श्वसन होगा। वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगी, CO2 और H2O प्लस ATP एनर्जी में टूटेगी, ठीक है। और वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी से तो हम चल पा रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी से हम शरीर, मतलब सभी अंग जीवित हैं, हम काम कर सकते हैं उस एनर्जी से। अगर क्या होगा, हार्ट ब्लड को सही तरीके से अंगों में नहीं पहुंचाएगा, तो आप एक चीज़ समझना, अगर मान लो हार्ट में, बताऊंगा कि किसी अंग में मतलब ब्लड का कम होना क्या होता है, ज़्यादा पहुंचना क्या होता है। अगर ब्लड सही तरीके से अगर हार्ट ब्लड को सही तरीके से अंगों में नहीं पहुंचाएगा तो क्या उस अंग को एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी, थकान महसूस होगी। तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर थोड़ा सा काम करते हैं, क्या होता है, सांस फूलने लगती है, तो डॉक्टर क्या कहेगा आपको, आप एक ECG करा लो, ठीक है, आप एक ECG करा लो, कहीं आपके हार्ट में कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई ना कोई आपकी जो नलिका वो तो रुकी हुई नहीं है, ठीक है, कोई क्लोट तो जमा नहीं हो गया है। अगर ECG करेगा, ठीक है, उसमें नहीं मिला तो एंजियोग्राफी करेगा, ठीक है, और एंजियोग्राफी से देख लेगा कि भाई कोई ना कोई क्लोट जमा है, और उस क्लोट को सर्जरी के द्वारा हटा देगा, और उस सर्जरी को क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि एंजियोप्लास्टी के अंदर कौन से धातु का जो रिंग चढ़ाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्लेटिनियम धातु का रिंग चढ़ाया जाता है एंजियोप्लास्टी के अंदर, ठीक है। प्लेटिनियम क्या करता है, अपने ऊपर कोई भी पदार्थ या कोई भी कोलेस्ट्रॉल चिपकने नहीं देता, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले संरचना पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी संरचना आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ से रक्त आया, यहाँ पे पहुँचा, उसके बाद ये द्विदलीय कपाट के से कहाँ पे गया, बाह्य निलय के अंदर गया, यहाँ से कहाँ गया, ये धमनियों के माध्यम से अंगों में, टिश्यू में, सेल में, फिर यहाँ से क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, वापस कहाँ पे आ गया, ये इस हिस्से में आ गया, जिसे क्या बोलते हैं, दाया आलिंद कहते हैं। और फिर वहाँ पे कहाँ पे आ गया, दाया निलय के अंदर आ गया, और यहाँ से ब्लड वापस कहाँ पहुँच गया, फेफड़ों के अंदर पहुँच गया। वायु कोष्ठकों के द्वारा दोबारा से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलाई जाती है।
इतना समझ गए होंगे। अब उन क्वेश्चनों पे बात करता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि फेफड़ों में से हार्ट में सबसे पहले ब्लड पहुंचता है, ठीक है, और वो कौन से हिस्से में जाता है? वो जाता है दाया आलिंद के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इम्प्योर ब्लड सबसे पहले हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है? तो आप देख के बता सकते हो कि इम्प्योर ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में है। ये कौन सा है? दाया आलिंद के अंदर है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी, ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। मतलब ये जो यहां से ब्लड को उठाया और यहां तक ले गई, कौन सी है? इसी को क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं कि हार्ट को एक पानी की टंकी समझ लो जो अपने गांव के अंदर लगी होती है, और उस टंकी से एक मोटा पंप होता है, ठीक है। वो क्या होता है? गाँव में बिछा हुआ होता है, और उस पंप से क्या करते हैं? छोटी छोटी नलकियाँ लगा लेते हैं हम, वो अपने घरों में जाती हैं, और उस नलकी से क्या करते हैं हम? और छोटी छोटी नलकियाँ लगा लेते हैं, वो किचन में जाती है, बाथरूम में जाती है, ठीक है, और विभिन्न गार्डन में जाती है। पूरा प्रोसेस सेम टू सेम ऐसे कैसे है कि जो ये टंकी है, इस टंकी से इसने ब्लड उठाया, ठीक है, तो मोटा पंप होगा। तो ये धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। अब अंग में पहुंच गई। अंग से बाद क्या होती है? छोटी छोटी में बढ़ जाती है, नलकियों में बढ़ जाती है, टिश्यू में गई, टिश्यू के बाद और छोटी हो जाती है, सेल में गई, ठीक है। अभी बड़ा पंप तो थोड़ी पहुंचाएगा अंगों के पास, सेल के पास। अंग के पास तो पहुंचा दिया, हाथ में पहुंचा दिया। हाथ में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उनको छोटी छोटी नलकियां पहुंचाएंगी। अब आपसे प्रश्न करेंगे सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है? तो ये जो सेल या इनमें बिछी होती है, बोलते हैं धमनिकाएं। धमनिकाएं। सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है? धमनिकाएं। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। इंग्लिश में ओर्टा बोलते हैं, ओर्टा। ओर्टा बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में भी कई बार आ जाता है ओर्टा, समझ गए। अब आपसे मैं डिस्कस करता हूं कि हम बाथरूम में पानी यूज कर लिया हमने, ठीक है, किचन में पानी यूज कर लिया। अब सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा? गटर के अंदर। अब गटर का जो नली होती है वो क्या होती है? बड़ी नली होती है। ऐसे थोड़ी ना कि घर में से छोटी सी नली होती है और वो, तो गटर में पानी जा रहा है तो वो क्या होती है? मान लो ये इम्प्योर ब्लड है, इसे क्या कहते हैं? महाशिरा। महाशिरा बोलते हैं इसको। इतना समझ गए? ये क्या हो गया? महाशिरा हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि ये क्या है जो इम्प्योर ब्लड को उठा के कहाँ पे लेके आ रही? फेफड़ों के पास, और फेफड़ों से प्योर ब्लड को लेके आ रही हार्ट के पास। ये क्या है? तो इसे बोलते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा। और इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। अब आप कोई वीडियो देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि गलत पढ़ा रहा है क्या, कि मैंने अभी तो बताया क्या कि सिराओं का काम क्या होता है? सिराओं का काम होता है कि इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लेके आना, और धमनी का काम क्या होता है? प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि फुफ्फुस सिरा प्योर ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रही है। ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है, इसको आप ध्यान रखना कि ऐसी धमनी होती है जो इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों तक ले जाती है। वो कौन सी होती है? फुफ्फुस धमनी होती है। और एक सिरा होती है जो प्योर ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है, उसे बोलते हैं फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इतना मैंने संरचना बताई है, हार्ट की संरचना के बारे में हमने बात की है। काफ़ी चीज़ें और बची हुई हैं, तो आप इस डायग्राम को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी जैसा भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को अब मैं साफ कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम, अभी मैंने ऐसा डायग्राम आपके सामने बनाया था और एक लाइन ऐसी खींची थी मैंने, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया था, इस लाइन के बारे में डिस्कस नहीं की थी। इस लाइन का क्या काम है? इसे बोलते हैं सेप्टम। इसे क्या बोलते हैं? सेप्टम, ठीक है। सेप्टम का काम क्या होता है? सेप्टम का काम क्या होता है? ये क्या करती है? ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को अलग रखती है। मतलब मैंने आपको बताया कि इस हिस्से में क्या होता है, इस हिस्से में क्या होता है, इस हिस्से में प्योर ब्लड आता है, इस हिस्से में क्या है? इम्प्योर ब्लड होता है। अगर ये सेप्टम नहीं होगी
तो दोस्तों आप बताओ, क्या प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिल नहीं जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो अपने शरीर के अंदर कैसा ब्लड पहुंचेगा? कभी अशुद्ध रक्त जा रहा है, शुद्ध रक्त आपस में मिलके जा रहा है, तो दिक्कत होगी। तो सेप्टम क्या काम करती है? प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग रखती है। अब इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करता हूँ कि जो महिलाएं गर्भवती होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनके जो भ्रूण के अंदर जो बच्चा पलता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के मतलब उनके गर्भाशय के अंदर जो या भ्रूण के अंदर जो बच्चा होता है, उसमें उस बच्चे के हार्ट में सेप्टम का निर्माण जो होता है शुरू में ही हो जाता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सेप्टम का निर्माण उस बच्चे के अंदर क्या होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लेता है उसके बाद सेप्टम का निर्माण होता है, मतलब बच्चा जब गर्भ के अंदर होता है तभी सेप्टम का निर्माण हो जाता है। समझ गए? इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हमारे क्या हो रहा है, हार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। हम खेतों में क्या डाल रहे हैं? हम खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, ठीक है। और यूरिया के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और अपने पेड़ क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अपने ये जमीन हो गई मान लो, और यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये नाइट्रेट है। अब जैसे जैसे और खाद डाल रहे हैं नाइट्रेट की अधिकता और बढ़ रही है, जमीन में नाइट्रेट और जा रहा है, और ये मान लो जल हो गया, यहाँ पे जल आ गया, ठीक है। ये नाइट्रेट कहाँ पे जाके मिल जाएगा? ये सारा का सारा जल है जमीन के अंदर जो वहाँ पे जाके मिल जाएगा। अब जैसे हम नलकों के द्वारा, कुओं के द्वारा जैसे उस जल को बाहर निकालते हैं, उस जल में किसकी अधिकता है? नाइट्रेट की अधिकता है। उस जल में किसकी अधिकता है? नाइट्रेट की अधिकता है। अब कोई मान लो अपना नलका है या कोई भी कुआं है, कैसे भी लगा लो, पानी हम पीते हैं, उस जल में नाइट्रेट की अधिकता वाला पानी हम पी रहे हैं, हमारे मतलब बीमारी होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन कोई प्रेग्नेंट महिला पी रही है, ठीक है, मान लो कोई गर्भवती महिला है और वो नाइट्रेट की अधिकता वाला पानी पी रही है, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसमें क्या होगा? उसमें सेप्टम का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रेट की अधिकता का पानी पीने से क्या होगा? उस महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे के हार्ट में सेप्टम का निर्माण नहीं होगा। अब आप बताओ, सेप्टम का निर्माण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिल जाएंगे, और इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में मिल गए तो ब्लड जो बच्चा होता है उसका हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरी चीज़, पूरा जो बॉडी का रंग है बच्चे का वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर पर्सन पेपर में आपसे पूछ ले कि नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये पर्सन ध्यान करना कि नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर हो गया? अब मैं साथ ही में डिस्कस करता हूं कि एक पारा होता है, पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पारे की अधिकता से होता है मिनी माटा रोग, ठीक है। ये भी ध्यान करना, पारे की अधिकता से कौन सा होता है? मिनी माटा रोग होता है, ठीक है। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैडमियम, कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ठीक है, इसकी अधिकता से होता है इटाई रोग, इटाई रोग। और एक होता है आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ये होता है ब्लैक फुट। ये कौन सा होता है? ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है। 4 चीज़ बताई मैंने केमिस्ट्री के अंदर की बातें हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हार्ट चल रहा है अपना। पारे की अधिकता से कौन सा होता है? मिनी माटा रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग, और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट। और डिस्कस करना चाहूँ तो पारा HG लिक्विड मेटल कहते हैं इसको, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लिक्विड मेटल कहते हैं। इसी का नाम क्या है? क्विक सिल्वर। इसी को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। इतना आप समझ सकते हैं। कैडमियम जो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें कैडमियम की छड़ों का यूज करते हैं, ठीक है। और आपसे प्रश्न पूछ लूँ कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। ये ध्यान रखना आप चीज़ों, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे याद नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए, आप याद कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी फनी ट्रिक है, आप इनको ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या पारा है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रेट है, कैडमियम है, आर्सेनिक है। तो कोई पारा मतलब पारो नाम की कोई लड़की थी, ठीक है, पारो नाम की लड़की, वो क्या हुआ, किसी से उसको प्यार हो गया और वो क्या हो गया, घर से भाग गई, ठीक है। पारो नाम की लड़की मिनी बस के अंदर क्या हुआ, पारो नाम की लड़की मिनी बस में क्या हुआ, घर से भाग गई, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब वो काफ़ी दिनों बाद आई, ठीक है, काफ़ी दिन, अरसों दिनों बाद काला मुंह करके घर पे आई, अरसों दिनों बाद, ठीक है। अब वो जिसके पास गई थी, जिसके साथ वो कास्ट में क्या था, नाई था, ठीक है। अब उसके जो बच्चे हुए, ठीक है, बच्चे हो गए, उस बच्चे का कलर कैसा है, ब्लू, ठीक है, समझ गए। मतलब पारो है, मिनी बस में भाग गई, किसके पास, नाई के साथ भाग गई, उसके बच्चे, उसका रंग कैसा, ब्लू, अरसों बाद काला मुंह करके आई, और वो आज क्या घेरते हैं, वो क्या घेरते हैं, ईंट घेरते हैं, ठीक है। इनको आप याद कर सकते हो कि पारो मिनी बस में भाग गई, ठीक है, अरसों बाद काला मुंह करके आई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बच्चे कैसे ब्लू हुए, और वो अब क्या घेरते हैं, ईंट घेरते हैं। इनको 2-3 बार याद करोगे तो कभी सबको याद रहते हैं, लेकिन जैसे मिलान करना आ जाएगा ना, कि ऐसे ये 4 दे दी, इधर 4 दे देंगे, इनको आपस में मिलान करो, तब दिमाग से निकल जाता है भाई कौन सा क्या पूछ रखा है, पता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, अब वापिस हम हार्ट पे पहुंच जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान ही सेप्टम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखना, एक बार ठीक है, ये मैंने जो महिला का जो गर्भ का जो डायग्राम होता है वो मैंने बना दिया है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा, इसे बोलते हैं अंडाशय, इसे क्या कहते हैं, अंडाशय बोलते हैं, और इसे भी क्या कहते हैं, अंडाशय बोलते हैं। मतलब महिला के अंदर अंडाशय कितने होते हैं, 2 होते हैं, अंडाशय 1, अंडाशय 2, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे यूटेरस बोलते हैं, ठीक है, यूटेरस, इसे यूटेरस बोलते हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं अंडवाहिनी, इसे बोलता है अंडवाहिनी, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं एफ्टी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और इस हिस्से को बोलते हैं योनि द्वार, ठीक है, योनि द्वार। अब ध्यान से समझना एक बार, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मेल का जो स्पर्म होता है, मेल का जो वीर्य होता है, ठीक है, योनि द्वार के द्वारा महिला के अंडवाहिनी तक पहुंचाया जाता है। अब जैसे ही वीर्य अंडवाहिनी तक आता है, जो अंडाशय होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ऐसे तारनुमा संरचना होती है, तारनुमा संरचना बनी हुई होती है, इसे फोलिकल कहते हैं, फोलिकल। जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो हिंदी में भी सेम ही मीनिंग है, इनको हिंदी में फोलिकल लिख दूंगा मैं, और इधर भी तारनुमा संरचना होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, फोलिकल ही बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो गया, फोलिकल, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे योनि के द्वारा वीर्य अंदर जाता है, ठीक है, स्पर्म अंदर जाता है, तो होता क्या है कि अंडाशय के अंदर जो फोलिकल होता है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैच्योर होंगे तो ये फोलिकल के द्वारा क्या निकलते हैं, अंडाणु निकलते हैं, ठीक है। ये फोलिकल या जो अंडाशय में क्या निकलते हैं, अंडाणु निकलते हैं, ठीक है। इधर भी क्या निकले, अंडाणु निकले, ठीक है। अब जैसे मैच्योर होगा, ये फोलिकल मैच्योर हो जाएंगे, ये अंडाणु कहाँ पहुँचेंगे, इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे, अंडवाहिनी के अंदर आ जाएंगे, और वीर्य भी कहाँ पहुँच गया, जो अपने शुक्राणु जो होते हैं वो भी कहाँ पहुँच गए, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच गए। मतलब अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या हो गए, मिल गए, ठीक है। अब जब अंडाणु प्लस शुक्राणु जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जाइगोट का निर्माण करते हैं। वो किसका करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। और आपसे पर्सन पूछ ले कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, ध्यान रखना, अंडवाहिनी के अंदर होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। बताने के लिए मेरे को लाखों चीज़ हो रहे हैं, ठीक है, कि इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, IVF क्या होता है, समझ गए। टेस्ट ट्यूब की इंडिया में पहली बेबी कौन थी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब से जन्म लेने वाले विश्व में पहली बेबी बच्चा कौन था। तो मैं सारी चीज़ों पे डिस्कस करूंगा, लेकिन हार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना एक बार, यहाँ पे कुछ भ्रूण का निर्माण होता है, यहाँ पे जैसे जाइगोट का निर्माण हो गया। उसके बाद क्या होता है, 0 से 14 दिन का जो टाइम होता है, 0 से 14 डेज का जो टाइम होता है, वो जाइगोट मतलब निर्माण होता है। उसके बाद 15 से 3 महीने तक मतलब उसे बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। और उसके बाद 4 महीने से 9 महीने के बीच में बच्चा कहाँ पहुँच जाता है, यूटेरस के अंदर पहुँच जाता है, गर्भाशय के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, यहाँ पे पलता है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
ठीक है। जब मैं आपको जनन पढ़ाऊंगा डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें। आपसे एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बच्चा होता है, बच्चे को खाना चाहिए, अंग के निर्माण होता है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने अंग डाल दिए उसमें आके, अंग कैसे बनेंगे? अंग भी जो माता खाएगी ना, उसी से क्या होता है, जितना बढ़िया खाना खाएगी, ठीक है, उतने बच्चा अच्छा स्वस्थ और डेवलप, मतलब बढ़िया तरीके डेवलप होगा। और अगर ख़राब चीज़ खाएगी तो बच्चा भी वही चीज़ खाएगा, तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई अंग रह जाएगा या किसी बीमारी से पीड़ित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ग्रंथि होती है, और ये ग्रंथि जो होती है अमाइकल कोड के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जो भी माँ खाती है इस नली के द्वारा बच्चे के पेट में जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको जैसे कहते हैं कि भाई सूंड है, इसको काट देते हैं, वो यही सिस्टम होता है। इतना आप समझ गए। उसके बाद एक पर्सन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेल का वीर्य होता है, स्पर्म होता है, ठीक है, वो अंडवाहिनी में कितने समय तक ठहरता है? तो 72 घंटे तक एक्टिव रहता है, ठीक है। और आपसे पर्सन पूछ ले कि जो अंडाणु होते हैं वो कितने देर तक एक्टिव रहते हैं? ये 24 घंटे तक एक्टिव रहते हैं, पर्सन पूछा गया था, ठीक है। और चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो फोलिकल होता है वो अंडाणु निकलने के लिए मैच्योर करता है, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन मदद करता है? कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ध्यान करना, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? इस फोलिकल को मैच्योर करता है, किसके लिए? अंडाणु बनाने के लिए, निकालने के लिए। और जब ये अंडाणु बन गया, अभी अंडाणु कहाँ पे पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब तक कौन सा हार्मोन लेके जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दोनों ध्यान करना, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? फोलिकल जो होता है इसको मैच्योर किया अंडाणु बनाने के लिए, और अंडाणु को लेके कौन आ गया? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इतना आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद आगे की चीज़ें हैं, मैं एक नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, उसमें मैं हार्ट के बारे में और डिस्कस करूँगा, ठीक है। साथ की चीज़ें इसलिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।